नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में नहीं टिक पा रहा गैप अप। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 150 पॉइंट फिसलकर 25,500 के नीचे आया। रिलायंस, एसबीआई, भारती एयरटेल और आईटीसी ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा कमजोर। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स हरे निशान में कायम। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। अमेरिका में सोलर इंपोर्ट पर ड्यूटी लगने से सोलर शेयरों में तेज गिरावट। 11% से ज्यादा टूटकर वादा के टॉप लूजर बने वारी इंजीनियरिंग। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज कमजोर। द स्पॉटलाइट, ल्यूपिन, कोलगेट में खरीदारी और चार्ट जीपीटी, पॉलीकैब और चोला मजबूत। लगातार 5 दिनों की तगड़ी बिकवाली के बाद आईटी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी। सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। हालांकि ऊपरी स्तरों से आईटी शेयरों में भी कमजोरी। मेटल शेयरों में अच्छी चमक। 2% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। ऑल टाइम हाइस पर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर। वहीं फरवरी में अच्छी बिक्री की उम्मीद से ऑटो शेयरों ने भी पकड़ी रफ्तार। हीरो मोटर 5% तेजी के साथ वादा के टॉप गिरर बना। साथ ही बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और ऊनो मिंडा ने भी 2% के आसपास की तेजी। 5% डिस्काउंट पर ओएफएस खुलने से आईआरएफसी टूटा। शेयर करीब 5% फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। सरकार बेच रही है 2% हिस्सेदारी। वहीं डिमांड अच्छी रहने पर 2% हिस्सा बेचने का भी ऑप्शन। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ हैं सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, जिनसे हम लेंगे ट्रेड स्ट्रैटेजी, साथ ही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ, जहां पर शुरुआत तो आज बेहतर हुई थी, लेकिन उन स्तरों पर बाजार टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हो रहा है। एग्जिस्टिंग लेवल्स कैसे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब ऑफिशियली निफ्टी डेज लो पर आ चुका है और 25,500 के नीचे डिसाइसिवली स्लिप होकर कर रहा है ट्रेड। अपनी दिन की सारी बढ़त गवा चुका है क्योंकि अब सिर्फ 37 ऊपर ही रह गया है। अच्छा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे खासतौर से, तो वहां भी सिमिलर प्राइस एक्शन ही देखने को मिल रहा है। डेज हाई से अगर निफ्टी को कंपेयर करें तो 190 पॉइंट नीचे आया है। निफ्टी बैंक तो ऑफिशियली लाल निशान में आ चुका है। अगेन डे लो पर ट्रेड करा और अब 165 अंक कोई कमजोरी देखने को मिल रही है। लगभग 450 पॉइंट नीचे आया है निफ्टी बैंक अपने दिन के ऊपरी स्तरों से। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सिमिलर एक्शन। आप देखिए मिड कैप भी फ्लैट हो चले हैं। इनफैक्ट अब से महज 15 मिनट पहले भी मिड कैप्स में 0.25% की तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन एकाएक यहाँ भी ऊपरी से मिड कैप इंडेक्स हल्का हुआ है और अब इस समय बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो ये भी ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन यहाँ अभी भी 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अच्छा, एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं और देखते हैं किस तरीके का रुझान वहां देखने को मिल रहा है। मार्केट की जो ब्रेथ डिसाइसिवली पॉजिटिव अब तक दिखाई दे रही थी, अब वो बिल्कुल बराबरी की टोन पर आ चुकी है। 1467 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1448 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अच्छा, सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो आज हमने आईटी, फार्मा, मेटल्स, एनबीएफसीज यहाँ पर अच्छी बाइंग देखी थी, लेकिन अब सारे समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.1% नीचे है। एफएमसीजी अब 0.5% से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा है। रियल्टी 0.5% नीचे आ चुका है। 0.5% नीचे ऑयल एंड गैस और नेगेटिव बायस देखने को मिल रहा है कैपिटल को इंडेक्स में भी। तेजी कहाँ है? ऑटोज में, आईटी में यहाँ पर अभी भी 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स तो शाइन कर ही रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ भी कम हुई है। 2% ऊपर अभी मेटल इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। फार्मा में भी 1.5% की तेजी है। तो ऑटोज, आईटी, फार्मा, मेटल से 4 पॉकेट है जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं आज के कारोबार में। अब इस मूड माहौल के बीच में क्या अपॉर्चुनिटी आपकी इंडेक्स पर बन रही है, क्या करना चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर बातचीत करते हैं। ओम, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। दिन के लोअर लेवल्स पर दोनों इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं। कोई ट्रेड यहां पर बन रहा है या अवॉइड करेंगे? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट। इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हेवी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली 25,600 और 26,500 के आसपास, जो कि एक सस्टेनेबल मूव हमें दिखाई नहीं दे रहा है करंट लेवल से। और जो कि कल का जो ब्रीज था 25,327 पे, और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मोस्ट ऑपरेटली बात करें तो वहां पे एक लोअर लोज का चैनल अभी फिलहाल के लिए एक इंटैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, और बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट कल जो बिकवाली थी आईटी स्टॉक में, आज मैक्सिमम सेक्टर्स जो थे वो ग्रीन में ओपन होते हुए थे, बट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स यहाँ पे एक अपनी गेंस छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडेक्स लेवल की बात करें तो 24,400 के नीचे अगर यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्लिप होता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं ये 360 340 के आसपास ये फिर से एक लेवल दिखा सकता है।
अगर हम बात करें 25,600 के जब तक ये 25,600 के लेवल सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पे बिकवाली की ही राय रहेगी। यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हम यहाँ फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इनफैक्ट 60,800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इनफैक्ट अगर इसके नीचे भी अगर स्लिप होता है तो कहीं ना कहीं 600 200 250 पॉइंट की गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है आज के एंडिंग सेशन या फिर कल के मॉर्निंग सेशन तक। तो ओवरऑल अभी बाय स्ट्रैटेजी अगर हम दोनों इंडाइसेस पे देखें तो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। तो इंडेक्स पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पर रखने की सलाह है ओम की तरफ से। ओम, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कुछ? जी बिल्कुल, ऐसे मार्केट में भी कुछ एक स्टॉक का काफी अच्छे एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पहले पिक रहेगी यहाँ पे लुपिन पे। तो लॉन्ग टर्म चार्ट यहाँ पे काफी सस्टेनेबल मूव दिखाई दे रहा है। एक सॉसर पैटर्न का एक फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स में भी काफी अपसर्ज हमें देखने को मिला। तो लुपिन करंट लेवल पे 2286 के आसपास लेवल है। होराइजन थोड़ा 3 से 4 दिनों का हम रख सकते हैं। तो 2220 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। आने वाले दिनों में ये 2380 और 2400 के आसपास ये लेवल दिखा सकता है। दूसरी स्टॉक रहेगी मेरी टीवीएस मोटर पे। तो ऑल दो सेक्टर्स ऑटो सेक्टर्स में काफी अच्छी एक मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो टीवीएस मोटर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं 3900 के लेवल के आसपास। हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 3840 और इसका टारगेट रहेगा 4140 का। ओके, तो ये ट्रेड्स आपके लिए ओम की तरफ से जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। हालांकि मिड कैप स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई हमने किए उस समय इंडेक्स 1% ऊपर था, अभी फ्लैट हो चला है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रुझान इन पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है कि करके इस समय देख लेते हैं। और शुरुआत करते हैं मेटल स्टॉक्स के साथ जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है। इंडेक्स तो 2% ऊपर है ही। लॉयड मेटल्स इस समय 5% ऊपर है, नाल्को 4% ऊपर है, सेल में 3.25% की तेजी और वेदांता तो 4% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। साथ ही मेटल्स के अलावा जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है वो फार्मा है। फार्मा में आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मूव है। औरबिंदो फार्मा 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लॉरस लैब में 3.25% की तेजी, 3.25% ऊपर नेटको और डिवीज लैब भी 2% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। आईटी पर क्विकली नजर डालेंगे, यहाँ भी बाइंग देखने को मिल रही है। और आईटी में जो पॉकेट्स परफॉर्म कर रही है उसमें केपीआईटी टेक 3.5% ऊपर, किन्सटेक अब 1% ऊपर है, 2.5% 3% ऊपर है एल&टी टेक सर्विसेज और साथ ही परसिस्टेंट में 2% की तेजी दिखाई दे रही है। एनबीएफसीज में जो स्टॉक शाइन कर रहे हैं उसमें एमएनएम फाइनेंशियल, एलआईसी हाउसिंग, एल&टी फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस है। यहाँ पर 1.5% 2% के ऑन एन एवरेज तेजी है। एमएनएम फाइनेंशियल 4% ऊपर कर रहा है कारोबार। ऑटोज की बात करेंगे, अभी ओम ने टीवीएस मोटर्स पर एक ट्रेड रेकमेंड किया है, लेकिन बाकी स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें उनो मिंडा 2.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 4% ऊपर, गैब्रियल 2% ऊपर है, 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड रिको ऑटो। एफएमसीजी स्टॉक्स लाल निशान में, यहाँ पर एडीएफ फूड्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, गोदरेज एग्रोवेट और उत्तम शुगर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर 1.5-2% से लेकर 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल का मिड कैप्स का एक्शन, लेकिन मार्केट्स इस समय डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, ट्रंप सरकार के भारी भरकम टैरिफ के बाद सोलर कंपनियों में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है ट्रंप सरकार का फैसला और भारतीय सोलर कंपनियों पर कैसा होगा इसका असर, ये बताने के लिए कंचन औटियाल हमारे साथ है। कंचन, बताइए। जी, जैसे कि आपने स्क्रीन पे इस टाइम पे दिखाया है कि काफ़ी गिरावट यहाँ पे हमें ऑलरेडी आती हुई दिखाई दी है। जो ट्रंप है इस टाइम पे एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सारे ही मार्केट के लिए बन गया है। इनफैक्ट सेक्टर में तो जिस तरीके का पेन दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की गिरावट है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आज मॉर्निंग में ये न्यूज़ आई थी कि भारत से इम्पोर्ट होने वाले जो भी सोलर प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 126% का जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। अब अगर आप 2024 की बात करें तो वहाँ पे करीब करीब $793 मिलियन का जो इंपोर्ट है वो किया गया था यूएस के अंदर। और अगर इस डेटा को आप साल 2022 से कंपेयर करेंगे तो देखिए 9 गुना का हमें जो जंप है वो देखने को मिला है। अब अगर यहाँ पे यूएस का जो तर्क है वो समझा जाए तो यूएस का कहना है कि इंडियन सोलर कंपनीज को सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी की वजह से यूएस में जो प्रोडक्ट है वो कंपनीज जो है सस्ता बेचती है। लेकिन अब ज्यादा टैरिफ लग जाएगा तो यूएस मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको बेचना काफी महंगा हो सकता है। फिस्कल ईयर 25 फर्स्ट हाफ की बात करी जाए तो 3 कंट्रीज से 57% का जो इंपोर्ट है वो होता हुआ दिखाई दिया था यूएस के अंदर। और उसके बाद अगर हम कंपनी वाइज डेटा भी देखें
तो जो Q3 था वहां पे वारी एनर्जी के मैनेजमेंट ने बोला था कि यूएस के अंदर जो अपना कारोबार है उसको वो एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिकली उसके ऊपर भी वो काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके बढ़ाने के ऊपर। अब अगर एक्सपोजर देखा जाए कंपनी वाइज तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे डायरेक्टली चार्ट दिखाती हूँ। वारी एनर्जी का यूएस में करीबन 29% का एक्सपोजर है। वहीं अगर विक्रम सोलार की बात करी जाए तो 16 से 20% का एक्सपोजर इनका भी है। लेकिन जिन कंपनीज का एक्सपोजर यूएस में नहीं है वो यहाँ से अपने जो बड़ी गिरावट थी वहां से थोड़े से रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जिनका एक्सपोजर है वहां पे भारी डेंट है। बिल्कुल, तो शुक्रिया कंचन पूरी डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट इन पूरी ही स्पेस में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके सही इम्प्लीकेशन, सही मायने या कितना बड़ा ये डेंट है इन कंपनीज के लिए, उसको भी हम समझेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद। हम 1:30 बजे जब न्यूयॉर्क कंपनी आपके लेकर आएंगे उसमें हम विक्रम सोलर के सीएमडी ज्ञानेश चौधरी से भी चर्चा करेंगे और इस खबर के इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करने की कोशिश रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा और बीएमसी आज अपना बजट पेश करने वाली है। बजट में क्या होगा खास, समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, के एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, बीएमसी का बजट इतना भारी भरकम होता है, ना कि सिर्फ देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका बजट इतना बड़ा होता है। इनफैक्ट अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी देखें तो शायद कोई टक्कर भी नहीं, इतना बड़ा एलोकेशन और इतने बड़े कैश रिजर्व्स हैं बीएमसी के पास। और स्वाभाविक है जब इतना बड़ा बजट होता है तो स्टॉक्स और मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसकी लिस्ट को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन समझिए कि अब तक इंफ्रा पर फोकस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अगर आप पिछले बजट में देखें तो तकरीबन 43,162 करोड़ ये यहाँ पर एलोकेशन केपेक्स पर देखने को मिला था। और अभी जैन के अंत तक आप देखें तो तकरीबन 19,500 करोड़ यहाँ पर केपेक्स पर बीएमसी की तरफ से खर्च कर दी गई। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुंबई में आप देखें तो हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ही नजर आएगा। तो दरअसल अगर आप देखें तो इनका जो कोस्टल रोड का नदन फेज है इसके ऊपर काम चल रहा है। गोरेगांव मुलुंड के बीच में जो लिंक रोड है ये भी अपने आप में देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बीएमसी का साइज और स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है। सबसे ज़्यादा अमीर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ना कि सिर्फ इस देश में, पूरी दुनिया भर में भी। और इस ट्रेंड का आपको अंदाज़ा लग जाएगा जब आप देखेंगे कि अब तक के जो बजट के एलोकेशन है किस प्रकार से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखिए 2023-24 में 52,554 करोड़ के आसपास का एलोकेशन था, जो कि फिर बढ़कर 65,181 करोड़ हो गया। अब जो पिछले साल का आंकड़ा है ये 74,000 करोड़ के पार है, इतना सिग्निफिकेंट है। अब सिर्फ ये बजट के एलोकेशन को मत देखिए, बीएमसी के पास जो फिक्स डिपॉजिट है, जो कैश रिजर्व्स हैं, बहुत तगड़े हैं। अब आप इसके भी ट्रेंड को देखें तो लगातार यहाँ पर बरकरार देखने को मिल रही है बढ़त। और 83,000 के आसपास 2024 में था, फिर 80,000 हो गया, अब 81-82,000 के आसपास आप देखें तो फिक्स डिपॉजिट है। तो पैसा बहुत सारा है और ऐसे में स्टॉक्स की भी लिस्ट बड़ी लंबी है जहां पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखें तो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, क्योंकि ये मुंबई में जो वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है, डोमिनेंट प्लेयर है, इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अशोका बिल्डकॉन हाल ही के कुछ दिनों में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आए और इनकी एक जेवी है अडानी ग्रुप के साथ जिसने 1816 करोड़ का मीठी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो है हासिल किया था। इन एंड अराउंड बाकी इंफ्रा के कामकाज के लिए भी ऑर्डर इस कंपनी को मिलते रहते हैं। जे कुमार इंफ्रा और मुंबई में जो इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट प्रेजेंस है इसकी, तो यहाँ पर आप नजर रखेंगे। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड प्लाजा, ये भी एक कंपनी है जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विस देती है। और दरअसल एक और एंगल यहाँ पर ये भी है कि बीजेपी के एमएलए जो प्रसाद लाड है वो प्रमोटर ग्रुप से कनेक्टेड है, तो इसी के चलते इस स्टॉक पर नजर रखिए। और ब्रॉडर कुछ स्टॉक्स हैं जहां का पूरा कंट्रीब्यूशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन अगर कोई बड़े का अनाउंसमेंट आ गए तो असर रहेगा, जैसे सीमेंस है, एलएनटी और ब्लू स्टार, क्योंकि मेट्रो का विस्तार लगातार हो रहा है। कुछ और बड़े ऐलान आगे फ्यूचरिस्टिक नजर निकल कर आते हैं तो इन स्टॉक्स पर असर रहेगा। इसके अलावा लोड़ा डेवलपर्स और अनंतराज, क्योंकि अगर डेटा सेंटर पर फोकस है तो इन स्टॉक्स पर भी एक्शन नजर आएगा। तो ये स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पर रखेंगे। ओके, थैंक यू आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। तो बीएमसी बजट के मद्देनजर कहाँ आपका ध्यान होना चाहिए, किन पॉकेट्स पर, स्टॉक्स पर, वो पूरा एनालिसिस यहाँ पर हुआ। एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा और जनवरी का म्यूचुअल फंड डेटा एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। निवेशकों का फोकस इक्विटी से ज्यादा गोल्ड पर बढ़ा है। जनवरी में गोल्ड ETF में निवेश
इक्विटी से कितना ज़्यादा रहा है, क्या मायने हैं इसके, क्या इक्विटी स्लोडाउन की तरफ इशारा कर रहा है, साथ ही इस बाजार में आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, इस पर हमने बातचीत की एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य से। सुनिए। जनवरी का डेटा आपने भी देखा समझा होगा। दो चीजें इस डेटा में काफी इंटरेस्टिंग थी जो हर किसी ने नोटिस की। इक्विटीज के मुकाबले गोल्ड की तरफ काफी झुकाव रहा जनवरी में, और अगर हम म्यूचुअल फंड कैटेगरी भी देखें तो मल्टी एसेट कैटेगरी जो होती है उसमें काफी इंटरेस्ट रहा इक्विटी की साइड। मैं इन दोनों पर ही आपसे एक व्यू लेना चाहती हूँ। ये डेटा हमारे सामने जनवरी का था, तब का था जब हम लगातार तेजी सोने और चांदी में देख रहे थे, और आमतौर पे शायद काफी निवेशक की गलती करते भी हैं कि बिल्कुल पीक पर जब ये भाव आते हैं तब खरीदते हैं, क्योंकि आई एम श्योर जिसने भी जनवरी में एक्सपोजर लिया होगा, नया एक्सपोजर, वो इस समय नुकसान में होगा। अगर सोने चांदी की बात करें, फरवरी में सोने चांदी की चाल काफी अलग रही है कंपैरेटिव टू जनवरी। लेकिन इस डेटा को आप कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं? जनवरी में जो हमने इक्विटी फ्लोज का डेटा देखा, क्या स्लोडाउन के संकेत इक्विटी फ्लोज में देख रहे हैं या फिर वापस पिकअप देखने को मिलेगा? तो एक शब्द में जवाब दूं तो वापस देखने को मिलेगा। लेकिन जो जनवरी का डेटा है वो हमें ये दर्शाता है कि मार्केट में अनिश्चितताएं काफी बढ़ी हुई थी उस समय। जैसे मैंने आपको गिनाया कि 3 बड़ी अनिश्चितताएं थी उस समय। एक तो डॉलर को लेके था, एक येन कैरी ट्रेड को लेके था, और तीसरा ये टैरिफ को लेके था, और चौथा मैं कहूंगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये चारों का दारोमदार जनवरी मार्केट में काफी ज्यादा था। और ये जो प्रेशियस मेटल्स की तरफ झुकाव है, ये इसका एक नतीजा है। वहां से हमने इंडिया ने 2 डील साइन कर लिए फरवरी तक आते आते। थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन येन कैरी ट्रेड में थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर 3-6 महीने में देखें तो ये फ्लो वापस इक्विटी की तरफ घूमेगा, मेरा ऐसा मानना है। वो इसलिए क्योंकि अर्निंग्स की सिचुएशन इंडिया की बेहतर हो रही है पहले के मुताबिक, और जो अनिश्चितताएं हैं वो धीमे धीमे हट रही हैं, अगर 3 से 6 महीने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे विक्रम सोलर के CMD ज्ञानेश चौधरी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।